हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आप के एजुकेशन कोर पर। लास्ट लेक्चर में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था पॉलिटी में कि अध्यक्षीय प्रणाली क्या होती है और उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। लेकिन आज के वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी और मैं बात करूंगी कि अध्यक्षीय प्रणाली जो है इसके लाभ क्या हैं और इसकी कमियां क्या क्या हैं। तो लाभ और कमियों को भी जानना बहुत ज़रूरी है। जब भी हम मेंस लिखते हैं तो हम लोगों को किसी भी चीज़ के बारे में दोनों पक्ष पता होने चाहिए। कि अगर आपसे सपोज करिए एग्जाम में पूछा गया है कि संसदीय प्रणाली और अध्यक्षात्मक प्रणाली जो है उसकी तुलना कीजिए, तो आप तभी तुलना कर पाएंगे जब आपको दोनों चीज़ें पता होंगी। उसकी भी लाभ और कमियां जो कि मैं डिस्कस कर चुकी हूं। जिन लोगों ने नहीं देखा है उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, और जो लोग देखना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मौजूद है, आप वहां से भी उसे देख सकते हैं। तो आपको लाभ और कमियां ये दोनों ही चीज़ें, संसदीय प्रणाली क्या है, संसदीय प्रणाली की विशेषताएं और कमियां दोनों मैंने डिस्कस करी हैं। आज हम कर रहे हैं अध्यक्षीय प्रणाली के बारे में। और अगर आप वीडियो देखें और आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, सबसे बड़ी बात है अध्यक्षीय प्रणाली की बात। मैंने आपको जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था कि अध्यक्षीय प्रणाली में क्या होता है, कार्यपालिका का प्रमुख जो होता है वो कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। और संसदीय प्रणाली का कौन होता है, आपको पता है, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। तो राष्ट्रपति जो होता है इसका जो चयन होता है वो किसके द्वारा होता है, जनता के द्वारा सीधे चयन किया जाता है इसका। ठीक है, तो 2 पॉइंट आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखते हैं नेक्स्ट चीज़ पर पहुंचते हैं कि भाई इसके लाभ क्या क्या हैं। बाकी सारी चीज़ें मैं डिस्कस कर चुकी हूं, तो आप पुराने वीडियो में देख लीजिएगा, मैं सारी चीज़ें यहाँ पर रिपीट नहीं करूँगी। तो देखिए, इसमें क्या है कि शक्तियों के पृथक्करण, नियंत्रण तथा संतुलन के सिद्धांत पर आधारित होने के कारण शासन का कोई भी अंग नागरिकों के अनुचित व्यवहार नहीं कर सकता। जो नागरिक हैं उनसे अनुचित व्यवहार नहीं कर सकता है, क्योंकि इसमें क्या है कि राष्ट्रपति का जो चयन होता है वो किस तरीके से होता है, आपको पता है, जनता के द्वारा सीधे चयन किया जा सकता है। और शक्तियों का क्या है, अलग अलग तरीके का बंटवारा है इसमें। तो नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत पर यह आधारित है। इसीलिए यहाँ पर राष्ट्रपति केवल प्रतीकात्मक नहीं है, यहाँ पर क्या है, पूरी की पूरी उसके पास पावर होती है। तो कोई भी अंग जो सत्ता का है वो नागरिकों के साथ अनुचित व्यवहार नहीं कर सकता है। ये बात आपको यहाँ से समझ में आ गई। और साथ ही शासन में स्थिरता हो रहने के कारण राष्ट्रपति अपने कार्यों को आसानी से लागू कर पाता है। हम जानते हैं कि भारत में ऐसी चीज़ नहीं है, क्योंकि हमने संसदीय व्यवस्था को अपनाया है। तो भारत में जो शासन है, आपको पता है लोकसभा क्या होती है, लोकसभा 5 साल पहले भी भंग हो सकती है। राज्यसभा भंग नहीं होती है, लेकिन लोकसभा 5 साल से पहले भी भंग हो सकती है, भले ही वो 5 साल के लिए चुनी जाती है। तो इसमें यहाँ पर क्या है, क्योंकि यहाँ का मुखिया कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है, ठीक है, ना कि राष्ट्रपति। मैं बात कर रही हूँ संसदीय व्यवस्था की। और जब अगर प्रधानमंत्री से संबंधित कोई बात आएगी तो हम जनरली बात करते हैं किसके बारे में, भारत के परिप्रेक्ष्य में और संसदीय व्यवस्था के बारे में। लेकिन अगर हम राष्ट्रपति के बारे में बात कर रहे हैं, राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में, तो फिर यहाँ पर हम अध्यक्षीय प्रणाली की बात कर रहे हैं। तो ये क्या है यहाँ पर कि ये आसानी से शासन में क्या होती है, स्थिरता रहती है। इस कारण ये क्या होता है कि आसानी से अपने कामों को लागू कर पाते हैं। इस व्यवस्था में मंत्रिमंडल के चयन में योग्यता और कुशलता का पूरा महत्व मिलता है, क्योंकि मंत्री जो होते हैं उनको विधायिका से ही चुना जाए ऐसी कोई बाध्यता नहीं होती है, कि जैसे कि संसदीय व्यवस्था में ये चीज़ है पर इसमें ऐसा नहीं है। इस प्रकार शासन चलने में कुशलता मिलती है। जाहिर सी बात है, जहाँ पर योग्य व्यक्ति होंगे, अगर किसी को शिक्षा विभाग दे दिया गया, सपोज करिए अगर मैं भारत की बात करूँ, यहाँ पर किसी को शिक्षा विभाग दे दिया गया और वो सिर्फ 12th पास है, बस वो मंत्री बन गया है, वो क्या हायर एजुकेशन या क्या वो शिक्षा की पॉलिसीज़ हैं उतने अच्छे से एनालाइज कर पाएगा या उतने अच्छे से अपने काम का निर्वहन कर पाएगा? नहीं। तो इसीलिए यहाँ पर ये बात है कि इस व्यवस्था में क्या है कि यहाँ पर शासन को चलाने में कुशलता मिलती है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा योग्य व्यक्ति लिए जाते हैं। और साथ ही कार्यपालिका को विधायिका की जिम्मेदारी से भी बचना, मतलब ऐसा नहीं कि कार्यपालिका को विधायिका की भी जिम्मेदारी है, ऐसा नहीं है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। इसीलिए कहा गया कि शक्तियों का पृथक्करण, इसलिए वह अपने कार्यों पर पूरा ध्यान दे पाती है, जो देश में शासन व्यवस्था को काफ़ी मजबूत बनाती है। देखिए, अगर ये सारे इसके अच्छे पॉइंट थे, अगर स्टेबिलिटी है शासन में, और देखा जाए कि अगर कुशल व्यक्ति हैं काम करने के लिए या कुशल सदस्य हैं, तो फिर क्या होगा, वो अपना पूरा फोकस अपने काम पर ही रखेंगे, जो कि देश की व्यवस्था के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं। अब इसकी कमियां भी ज़रा देख लेते हैं। कई बार कमियों में क्या क्या है, अब कमियां देखिए।
इस व्यवस्था में कई बार विधायिका और कार्यपालिका के बीच टकराव उत्पन्न हो जाता है, बीच में टकराव उत्पन्न हो जाता है। भारत के परिप्रेक्ष्य में हमने जब देखा था तो विधायिका क्या था, विधायिका जनरली दो सदन होते हैं। कौन कौन से आपको पता है, लोअर हाउस और अपर हाउस। तो उनके बारे में मैंने सारा बताया हुआ है, आप पहले जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। पर यहाँ पर इस व्यवस्था में क्या है कि विधायिका और कार्यपालिका के बीच कभी कभी टकराव उत्पन्न हो जाता है। टकराव किस चीज़ को लेकर, यदि कार्यपालिका का जो प्रधान है वह एक दल से हो जबकि विधायिका में दूसरे दल का बहुमत हो। समझ में आया ना आपको, एक जगह क्या है, ये हर जगह की स्थिति होती है। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बात करूं, कोई ए स्टेट है और बी स्टेट है, अभी हम बात कर रहे हैं इंडिया के परिप्रेक्ष्य में, आपको ये कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ए सेंटर है और बी कोई स्टेट है, तो अगर यहाँ पर भी सेम गवर्नमेंट है और यहाँ पर भी सेम गवर्नमेंट, तो कहीं ना कहीं इनमें सामंजस्य बना रहेगा। लेकिन अगर गवर्नमेंट डिफरेंट है यहाँ पर, तो क्या होगा, उसको लेकर कभी हमेशा इन लोगों में क्या रहेगा, गतिरोध बना रहेगा। तो इस चीज़ को भी आप समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे अभी हाल ही में अगर आप देखें, कई राज्यों में बीजेपी है, लेकिन जहाँ पर बीजेपी नहीं है वहाँ पर अक्सर कर आपको ऐसी न्यूज़ सुनाई देती हैं। सेम ऐसे ही पहले भी हुआ करता था, जब कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस की सरकार जिन राज्यों में होती थी वहाँ पर अलग तरीके की चीज़ें देखने को मिलती थी, और जहाँ पर कांग्रेस की सरकार नहीं होती थी वहाँ पर अलग तरीके की चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो वही बात है कि यहाँ पर क्या है, कार्यपालिका का प्रधान एक दल से हो जबकि विधायिका में दूसरे दल का बहुमत हो, तो क्या हो, तो भी गतिरोध उत्पन्न हो जाता है। इससे क्या होता है, इससे शासन व्यवस्था को काफ़ी नुकसान होता है। देखिए, आफ्टर ऑल नुकसान किसका होगा, जनता का ही। अगर सरकार में और जो कार्यकारी चीज़ें हैं उनमें अगर बैलेंस नहीं है तो क्या होगा, जाहिर सी बात है हर चीज़ का खामियाजा किसको भुगतना पड़ता है, जनता को, किसी भी तरीके से देखा जाए, क्योंकि जनता ही अपने प्रतिनिधि को चुनती है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर भारत के परिप्रेक्ष्य में कि प्रधानमंत्री को जनता चुनती है, लेकिन अगर किसी भी वजह से सरकार प्रॉपर नहीं चल पा रही है, प्रॉपर तरीके से सदन नहीं चल पा रहे हैं, तो क्या होता है, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में वो जनता के लिए ही नुकसानदायक होते हैं। तो इसमें यही होता है कि जिससे शासन व्यवस्था में क्या होता है, काफ़ी नुकसान भी होता है। विधायिका क्या होता है, विधायिका का राष्ट्रपति का कार्यकाल पूर्णतः निश्चित होता है। जो राष्ट्रपति है इसमें क्या है, पूर्णतः इसका कार्यकाल क्या होता है, निश्चित होता है। इसलिए शासन के कामों के प्रति कई बार लापरवाही भी हो जाती है। अब किसी को पता है कि मैं 5 साल के लिए यहाँ पर हूँ, अब मुझे चाहे भी तो जनता नहीं हटा सकती है, तो जाहिर सी बात है किसी न किसी जगह पर जाकर, ये हर एक के लिए नहीं लेकिन किसी के लिए ये बात सिद्ध हो सकती है कि वो काम को लेकर लापरवाह हो जाए। कार्यकाल की स्थिरता का कारण जनता चाहे तो भी उन्हें बीच में नहीं हटा सकती है, क्योंकि क्या है, जो अध्यक्षीय प्रणाली है उसमें उसकी ये कमी है कि यहाँ पर बीच में नहीं हटाया जा सकता है। 5 साल का मतलब 5 साल के लिए तो अब आप बने रहेंगे। सभी महत्वपूर्ण निर्णय जो होते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा ही लिए जाते हैं, जैसे भारत में प्रधानमंत्री के द्वारा, या भारत कहिए या फिर आप कहिए संसदीय व्यवस्था में, तो सभी महत्वपूर्ण निर्णय क्या होते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा ही लिए जाते हैं। इससे एक खतरा रहता है, यदि कोई भी एक चूक हो जाए, जब एक ही व्यक्ति कोई निर्णय ले रहा है ना, तो अगर एक भी चूक हो जाती है तो क्या होता है, उसका नुकसान पूरे देश और पूरे समाज को उठाना पड़ सकता है। और कई बार इस तरीके का देखा भी गया है। अधिकांशतः देखा गया कि राष्ट्रपति वही बन पाता है जो बहुसंख्यक समाज से जुड़ा होता है। ठीक है ना, बात कर रहे हैं हम अमेरिका के बारे में, तो अगर देखा जाए बहुसंख्यक समाज से जो जुड़ा होता है वही बन पाता है। और जाहिर सी बात है ऐसे में क्या हो गया, अल्पसंख्यक वर्ग जो होगा वो असुरक्षित महसूस करेगा। ये कोई वर्ग है, ये अल्पसंख्यक है, और ये कोई वर्ग अगर देखा जाए बहुसंख्यक है, तो इस वर्ग के ही हमेशा अगर नेता चुने जाएंगे तो ये जाहिर सी बात है, ये अपने आप को क्या महसूस करेंगे, ये अपने आप को असुरक्षित महसूस करेंगे, और इनको लगेगा कि हमेशा हमारी सुरक्षा पर एक संकट आया हुआ है। तो इस तरीके की चीज़ें जो है वो हमेशा हर शासन प्रणाली के कुछ ना कुछ फायदे हैं और कुछ ना कुछ नुकसान है, जो कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि अध्यक्षात्मक जो शासन प्रणाली है वो क्या है। पहले वीडियो में मैंने आपको बताया है कि इसकी विशेषताएं क्या है। आज इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि इसकी कमियां और लाभ क्या क्या हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। कोई कमी लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, नमस्कार।